दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसके आखिर में एक कातिल ने खुद का कबूलनामा किया और वो सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति था। घटना 12 सितंबर 1982 की है, जब दो पुलिस ऑफिसर घूमने के लिए अलास्का के अंग्रेज से लगभग 20 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में गए हुए थे। लेकिन वहीं घूमते घूमते उन्हें काफी देर हो चुकी थी, जिसके चलते शाम भी होने वाली थी और उन्होंने निर्णय लिया कि हमें अब वापस चलना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अंधेरा होने के बाद वो किसी जानवर से पंगा लें। वो लोग वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में उन्होंने नदी किनारे एक जूता देखा जो कि काफी ज्यादा अजीब हालत में था। जब उन्होंने उसके नजदीक जाकर देखा तो उसके अंदर एक इंसानी हड्डी भी मौजूद थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें पता चलता है कि ये पूरा इंसान है। जहां वो पुलिस वाले थे, जिसके चलते उन्हें पता था कि इस जगह के साथ उन्हें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उन्हें काफी सारे सबूत मिल सकते हैं। और जैसे ही वो वापस जाते हैं और अपने अन्य ऑफिसर्स को इसके बारे में बताते हैं, तो वो वहां पर अपनी टीम को लेकर आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। और जब उनकी टीम वहां पर इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये बॉडी लगभग पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी, लेकिन उसके शरीर पर मौजूद कपड़े अभी भी सही सलामत थे। जब उन्होंने वहां पर और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की तो सबूत के तौर पर उन्हें मिला 223 राइफल का एक गोली का खोल, लेकिन ये एक शिकारी एरिया था, जिसके चलते ऐसी चीजें मिलना यहाँ पर बिल्कुल आम बात थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि ये एक लड़की की बॉडी थी, जिसके ऊपर 3 गोलियां चलाकर उसे मारा गया है। लेकिन अजीब बात ये थी कि जिन गोलियों के निशान उसके शरीर पर थे, उनके निशान उसके कपड़ों पर नहीं, जिसका मतलब साफ था कि पहले इसके कपड़े उतारे गए और उसके बाद उसे शूट कर दिया गया। इसके अलावा उसके गले पर एक गर्म पट्टी भी मौजूद थी। उसे इस पट्टी से घोटकर नहीं मारा गया था, लेकिन इस पट्टी का इस्तेमाल जरूर किया गया था। जी हाँ, उसे अंधा बनाने में। दरअसल जब कातिल ने इसे मारा तो वो नहीं चाहता था कि शायद वो उसकी शक्ल देखे, जिसके चलते उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। लेकिन डेंटल रिपोर्ट आते ही ये बात भी पता चल गया कि ये बॉडी किसकी है। इस लड़की का नाम था सैरी मोरो। ये अलास्का में ही रहने वाली एक बार डांसर थी। पुलिस के पास सबूत के तौर पर और इंफॉर्मेशन के नाम पर सिर्फ इतना था कि उसे मारने वाला व्यक्ति एक 223 कैलिबर राइफल को यूज करता है, लेकिन वो एक ऐसी जगह थी जहां पर ऐसी गन यूज करने वाले काफी सारे लोग थे, या फिर मैं कहूं कि मतलब जितनी जनसंख्या है उतने ही, क्योंकि वहां पर लगभग हर घर में शिकारी मिल जाता है। लेकिन जब इस बारे में उसके दोस्तों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गायब होने से एक दिन पहले ही वो उनसे मिली थी और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो कि उसकी फोटोग्राफ्स लेकर उसे $300 देने वाला था, और इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश भी थी। और आखिर में पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उन्हें एक शिकारी फोटोग्राफर को ढूंढना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस वालों ने पत्रकारों से पूछा कि क्या आप लोग इस लड़की को जानते हैं। दरअसल इसकी कुछ इस तरह की पोजीशन पाई गई है, और उन्हीं में से एक पत्रकार उठकर पूछता है कि क्या ये मर्डर पहले वाले 2 मर्डर से जुड़ा हुआ है। अब आइए बात करते हैं पहले वाले 2 मर्डर्स के बारे में, आखिरकार उनका क्या लफड़ा है। दरअसल 2 साल पहले भी कुछ इसी तरह की 2 लाशें पाई गई थी, जिनमें से एक लाश तो इतनी बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी कि उसकी आज तक कोई पहचान नहीं हो पाई, और दूसरी लड़की की भी हालत काफी ज्यादा खराब थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि इसका नाम जोआन मिसान है। तो पुलिस ने पूरी तरह से मना कर दिया कि हमें नहीं लगता कि ये केस आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी अंदर ही अंदर ये बात जरूर सोच रहे थे कि हो ना हो ये केस आपस में किसी न किसी तरह तो जुड़े हुए ही हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से शहर में कुछ इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, जो कि या तो बार डांसर्स थी या फिर प्रोस्टिट्यूट, जो कि एक रात को अपने काम के लिए बाहर निकलती और उसी दिन वो गायब हो जाती। इस बात को धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है, लेकिन पुलिस इस बात को अभी भी नहीं भूली थी, क्योंकि वो किलर अभी भी खुला घूम रहा था। और पुलिस को पूरा विश्वास था कि हो ना हो उनके पास एक और खबर आ जाए कि इसी तरह एक और मर्डर हो गया। लेकिन इसी तरह 1 साल बाद 13 जून 1983 को एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिला दिया। जी हाँ, एक ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर रोड पर जा रहा था, लेकिन तभी उसने एक सामने से लड़की को आते हुए देखा, जो कि काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में थी। जी हाँ, उसने सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स पहने थे, ना तो उसने जूते पहन रखे थे, ना ही अपनी जीन्स या फिर टॉप।
वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी और अपने दोनों हाथों को उठाकर उस ट्रक ड्राइवर की तरफ इशारा करके उसकी गाड़ी को रुकवाना चाहती थी। और जैसे ही ट्रक ड्राइवर ने उसको रोका, वो उसके पास आ पहुंचती है और उससे बिना ही पूछे उसके गाड़ी के अंदर घुस भी जाती है। और जैसे ही वो अंदर घुसती है तो गेट बंद करके नीचे छुपने की कोशिश करती है, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। और वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई भी थी, जिसके चलते ट्रक ड्राइवर इतना कुछ ज़्यादा नहीं पूछ पाया और वो वहाँ से गाड़ी चलाने में भी देरी नहीं लगाता है, क्योंकि उसकी हालत को देखकर वो समझ चुका था कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई खतरा मौजूद है। वो लड़की बताती है कि मुझे अब प्लीज़ आगे होटल पर छोड़ दीजिएगा। और वो जिस तरह से घबराई हुई थी, ट्रक ड्राइवर भी उससे कुछ नहीं पूछ पाया। और जैसे ही उसका होटल आता है, वो उसे वहां पर ड्रॉप कर देता है। लड़की गाड़ी से उतरती है और रिसेप्शनिस्ट से चाबी लेकर अपने रूम में भाग जाती है। लेकिन होटल के रिसेप्शनिस्ट जो खड़े थे, उन्हें भी ये देखकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, जिसके चलते उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि कुछ ना कुछ गलत जरूर है। और उन्होंने बिना देरी किए पुलिस को भी बुला लिया। और जैसे ही पुलिस वहां पर आती है, रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसका रूम नंबर ये है और वो कुछ ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आई थी। जिसके बाद पुलिस उसके डोर पर जाती है और नॉक करती है। वो काफी ज्यादा घबराए हुए उसको डोर को काफी कम खोलती है और देखती है कि आखिरकार बाहर कौन है। उसके डरे हुए चेहरे को देखकर पुलिस साफ साफ समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। जिसके बाद पुलिस बताती है कि हम पुलिस हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हम आपकी मदद के लिए आ चुके हैं। जिसके बाद वो लड़की घबराई हुई पुलिस वालों को अपने रूम के अंदर आने देती है। पुलिस भी उसे देखकर काफी ज्यादा दंग रह गई, क्योंकि उसके एक हाथ पर हथकड़ी लगी हुई थी और उसकी जो सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा एबनॉर्मल थी। पुलिस उसे पानी पिलाती है और उसके बाद बोलती है कि बताइए आपको प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? और उसके बाद लड़की ने अपनी स्टोरी पुलिस वालों को बताई। दोस्तों यकीन मानिए, उसकी स्टोरी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उन लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। और ऐसे हालात में अगर बात इस लड़की की जाए तो सच में ही ये काफी ज्यादा बहादुर थी, जो ऐसे सिचुएशन को हैंडल कर पाई। उसने बताया कि एंकरेज की सड़कों पर वो रात को निकली हुई थी अपने किसी कस्टमर के लिए। ऐसे में वो एक जगह खड़ी थी, तभी एक गाड़ी आती है और उसमें मौजूद एक लड़का उसे हायर करना चाहता था। जिसके चलते वो उसे खतरे के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। वो सोचती थी कि शायद ये भी एक नॉर्मल कस्टमर है। जिसके चलते वो जाकर दूसरी तरफ गाड़ी की कंडक्टर सीट पर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो लड़का उसके सीट बेल्ट लगाने के लिए उसके दूसरी तरफ जाता है, तो अचानक से वो देखती है कि इसने तो उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी। एक तरफ तो वो हथकड़ी उसके हाथ में लगी हुई थी और दूसरी तरफ वो हथकड़ी डोर जो बंद करते हैं गाड़ी का, उसमें लगी हुई थी। ऐसे में ये लड़की कुछ समझ नहीं पाई और काफी ज्यादा घबरा गई। और वो जब उतरकर वहां से वापस जाने की कोशिश करती है, तो वो अपनी एक रिवॉल्वर निकालता है और उसके सिर पर रख देता है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो वापस बैठ जाओ। उसके बाद उसके पास कोई चारा ही नहीं था। जिसके बाद वो उसके साथ साथ चली जाती है और वो उसे अपने घर पर लेकर जाता है। अपने घर पर ले जाने के बाद वो उसे अपने घर में मौजूद एक बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट में काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन वहां पर थोड़ी बहुत लाइट मौजूद थी, जिससे वो लड़की देख पाती है कि वहां पर एक लोहे की चैन बंधी हुई है। जिसके बाद वो उसे बुरी तरह से वहां चैन से बांध देता है और उसके बाद उसे काफी ज्यादा मारता पीटता है। और वो जब मार पीट कर उसे थक जाता है तो वापस अपने ऊपर कमरे में जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो सिंडी को कहता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की या फिर किसी भी तरह की ज्यादा चिल्लाने की कोशिश की तो वो मजबूरन उसे मार डालेगा। और सिंडी को भी अब तक इस बात का विश्वास हो चुका था कि शायद ही ये अब उसे जिंदा छोड़ने वाला है, क्योंकि ये उसके घर पर लाकर अपने पूरे घर की सिचुएशन और लोकेशन बताकर अपने घर पर मौजूद इतने तहखाने और अपने उनकी ट्रॉफी, इतनी चीजें दिखाकर नॉर्मल बात तो यही थी कि वो उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। और वो तलाश करती है एक ऐसे मौके की जिसमें वो वहां से बड़े ही आराम से जैसा भी हो वो उसके चंगुल से भाग पाए। तब तक वो वहां पर बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि उसे पकड़कर लाने वाला वो किलर वो अपने ऊपर कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस नीचे आता है और सिंडी को खोल देता है,
क्योंकि अब वो यहाँ से कहीं और जाने वाले थे। वो सिंडी को खोलकर वापस हथकड़ी लगा देता है और अपनी गाड़ी में बैठाकर थोड़ा बहुत सामान और लेकर वहां से रवाना होता है। और कुछ ही देर बाद वो एक हैंगर पर पहुंच जाते हैं। हैंगर यानी कि एक एरोप्लेन को खड़े करने वाले जगह। वहां पर एक छोटा जेट भी खड़ा था और सिंडी इन सब चीज़ों को देखकर पूरी तरह से समझ चुकी थी कि अगर वो अभी यहाँ से नहीं भागी तो शायद वो ज़िंदगी में दोबारा तो कभी भी भागने लायक नहीं रहेगी, जिसके चलते वो भागने की कोशिश करने लगती है और उसके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार भी करती है। व्यक्ति उस अपनी गाड़ी से वो बैगों को निकालकर अपने जेट में रख रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसने सिंडी को एरोप्लेन के अंदर बैठा दिया था। लेकिन गलती ये रह गई कि उसने एरोप्लेन के साथ उसको मतलब उसकी हथकड़ी को बंद नहीं किया, जिसके चलते अभी सिंडी वहां पर बिल्कुल फ्री बैठी थी। और जब वो उसके अपने सामान को लेकर बैग को उठाकर अपने उस एरोप्लेन के पीछे मौजूद, जिसे हम डिग्गी बोल सकते हैं, डिग्गी में रखने जाता है, तो वो टाइम सिंडी को बिल्कुल परफेक्ट लगता है कि अगर अब मैं भाग गई तो बच सकती हूँ, नहीं तो मेरा बचना नामुमकिन है। और इसी मौके को उसने ना गवाते हुए उस जेट से छलांग लगा दी। जैसे ही वो मतलब जेट से नीचे कूदती है तो उसका एक पैर थोड़ा टेढ़ा टिकता है, जिसके कारण उसके पैर में दर्द भी होता है। शायद उसके मोच आई होगी, लेकिन उसे पता था कि ये दर्द अगर अब उसने सहन नहीं किया तो वो हमेशा हमेशा के लिए मारी जाएगी, जिसके चलते वो वहां से भागने लगती है। और वो अपना बैग अभी रख ही रहा था। बैग कोई आम बैग नहीं था, उसमें काफी तरह के मतलब गन, रिवॉल्वर और चाकू, कुल्हाड़े और काफी सारे और खतरनाक हथियार थे। सिंडी वहां से भागने लगती है, लेकिन वो व्यक्ति अपनी उसी बैग में से एक रिवॉल्वर निकालकर उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। और जैसे ही सिंडी मतलब 100 या 200 मीटर वहां से दूर जाती है और फिर वापस मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि वो व्यक्ति अभी भी उसका पीछा कर रहा है और उसे चिल्ला चिल्ला कर कह भी रहा है कि तुम कहीं भी क्यों न चली जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, और अभी तुम वापस नहीं आई तो आखिरकार मैं तुम्हें पकड़कर बड़े ही बुरे तरीके से मारूंगा। सिंडी काफी बुरी तरीके से घबराई हुई थी, लेकिन उसके लिए अच्छी बात यह थी कि वो व्यक्ति भागकर उसका पीछा नहीं कर रहा था। वो बड़े ही मजे से आराम से आ रहा था, जैसे कि वो किसी शिकारी जानवर का पीछा कर रहा हो, उसके परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करके उसको शूट करने वाला हो। सिंडी इस तरह भागी भागी जा ही रही थी कि अचानक से वो एक सड़क पर पहुंचती है और वहां पर एक उसे ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद की कहानी तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से उस ट्रक ड्राइवर ने उसकी मदद की। ये सब सुनकर वहां पर मौजूद सभी पुलिस वाले काफी ज्यादा मतलब सहम जाते हैं कि आखिरकार इतना कुछ इस छोटी सी लड़की मतलब 17 साल की थी यार, इसने सहन कैसे कर लिया इतना यार, मतलब उसने हैंडल कैसे किया होगा। ये सच में ही काफी ज्यादा बड़ी बात थी सिंडी के लिए। इतना होते ही वो पुलिस वाले भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लड़की कितनी ज़्यादा सदमे में होगी, जिसके चलते वो फैसला लेते हैं कि सबसे पहले तो हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए ताकि इसकी कुछ रिकवरी हो सके। लेकिन हॉस्पिटल जाते समय सिंडी ने कहा कि जिस एयरपोर्ट पर वो व्यक्ति मुझे लेकर गया था वो यहाँ बिल्कुल पास में ही है, अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। और पुलिस वालों ने भी कहा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि उस जगह को हम लोग जल्द से जल्द देख लें, क्या पता हमें वहाँ पर कोई सबूत मिल जाए। जिसके बाद सिंडी उसको इस एयरपोर्ट के पास लेकर जाती है और वहाँ पर मौजूद एयरपोर्ट के गार्ड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं कि सर इतनी रात को पुलिस यहाँ पर आई है तो जरूर कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर होगा। और सिंडी ने जब उस जेट को देखा तो वो पहचान गई कि हाँ ये वही जेट है जहाँ पर उसने मेरे को बैठाया था। इतना देखने के बाद जब वो श्योर हो जाते हैं तो पुलिस वालों ने उस मतलब जेट का जो भी नंबर प्लेट और जो कुछ होता है वो सब उन्होंने रिकॉर्ड में ले लिया। और वो उन गार्ड्स से भी पूछते हैं कि आखिरकार ये प्लेन किसका है, तो उन्होंने बताया कि ये एक बड़े ही अजीबोगरीब व्यक्ति का है जो दिन देखता है न रात, मतलब कल रात को भी यहाँ पर आया हुआ था। वैसे हमने उसके गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। तो पुलिस वालों ने उसके जेट का नंबर और कार का नंबर लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई और उसके बाद वो लोग सिंडी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां पर उसको मतलब रिकवरी होने में मदद करते हैं। और जैसे ही पुलिस छानबीन करती है कि ये दोनों चीजें किसके नाम हैं, तो रॉबर्ट हैंसन नाम के एक व्यक्ति की ये दोनों चीजें थी और वो
बिना देरी किए उसके घर भी पहुंच जाते हैं। वो उस टाइम अपने घर पर ही मौजूद था और जैसे ही पुलिस उसके घर के बाहर पहुंचती है तो वो बिना झिझके बिना डरे उनके पास आकर बोलता है कि हाँ सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। पुलिस इस बात को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिरकार जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा जुर्म किया हो वो आकर सीधा सीधा पुलिस से कैसे कह सकता है कि बताइए सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये उसके लिए काफी ज्यादा मतलब उन्हें एक पॉजिटिव चीज लगी कि शायद ये बात इसको बचा ले। वो लोग अभी उसकी गाड़ी देख ही रहे थे कि तभी वो कहता है कि सर अंदर आकर बात करते हैं। और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वहां पर लगी उसकी सभी ट्रॉफीज को देखकर पुलिस को लगता है कि शायद ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में सिंडी बता रही थी। और फिर वो उससे पूछते हैं कि कल रात आप कहाँ पर थे। तो उसने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और बैग सैग लगा रहा था। और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उनसे आपकी बातें करवा सकता हूँ कि सबूत के तौर पर कि मैं उनके साथ ही था। पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, आप प्लीज़ उन्हें से मिलवाइए आपके दोस्तों से। तो वो अपने दोस्तों से मिलवाता है और उसके दोस्त भी कहते हैं कि हाँ ये आखिरी रात हमारे साथ ही था और हम लोग साथ ही मिलकर पार्टी कर रहे थे और हम लोग मतलब पार्टी करते करते ही हम लोग एक साथ हमारे घर पर सो भी गए थे। ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब थी क्योंकि ना तो वो घबरा रहा था, यानी कि वो मतलब ना तो आखिरी रात अकेला था, जिसके चलते पुलिस वाले दोबारा से सिंडी से वापस मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि क्या तुमको पक्का याद है कि वो तुम्हें उसी घर पर लेकर गया था। जिसके चलते सिंडी कहती है हाँ सर बिल्कुल। वो उस टाइम भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी और वो कहते हैं कि हाँ सर मेरे को बिल्कुल याद है, उसने वहां पर ले जाकर मेरे को रखा था और बांधा था, जिसके घर पे काफी सारी मतलब हंटिंग वाली ट्रॉफियां भी रखी हुई हैं। तो अब पुलिस को सिंडी की बातों पर थोड़ा शक होने लगा था, जिसके चलते पुलिस वाले कहते हैं तो क्या आप हमारे साथ एक लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा पाएंगी। जिसके चलते सिंडी उनसे मना कर देती है और ये बात मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार उसने अगर वो सच बोल रही थी तो मना क्यों किया। और इस तरह पुलिस वालों का विश्वास भी अब उससे उठने लगता है और जब वो कहते हैं कि आप अगर अपनी बात सच में हमें बताना चाहती हैं या फिर विश्वास दिलाना चाहती हैं तो ये तो आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद सिंडी कहती है कि मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद जब 1-2 दिन गुजरते हैं तो सिंडी का कोई अता पता नहीं था, वो शायद इस शहर को ही छोड़कर जा चुकी थी। इस मामले को पुलिस भी कुछ ही दिनों बाद पूरी तरह से भूल जाती है, लेकिन यही मामला फिर से उभर कर आता है 3 महीने बाद, जब एक कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे तो वहां पर उन्हें एक बॉडी मिलती है। दरअसल बॉडी के अवशेष मिलते हैं जो कि पूरी तरह से तो डिकम्पोज नहीं हुई थी, लेकिन अभी भी उसका पता लगाया जा चुका था। और जैसे ही इस लड़की की डेंटल रिपोर्ट सामने आई तो पता चला इसका नाम पोला गोल्डिंग है। लेकिन खास बात यह थी कि इसके पास भी बिल्कुल उसी तरह की एक 223 राइफल का एक खोल पड़ा हुआ था जैसे कि पहले वाली लाशों के पास। खास बात यह थी कि इसकी भी उम्र लगभग 17 से 18 साल की थी और ये भी एक बार डांसर थी। और उस गोली को देखकर जब बाकी गोलियों से मैच किया गया तो उनका रिजल्ट एक ही सामने आया कि ये सभी गोलियां एक ही राइफल से चलाई गई हैं। और ये बात साबित करती थी कि वो किसी आम किलर से नहीं जबकि एक सीरियल किलर से डील कर रहे थे और किसी सीरियल किलर को ढूंढना कोई आम बात नहीं थी। वैसे काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स ऐसे भी मौजूद थे जो कहते थे कि इसका पीछे शायद रॉबर्ट का ही हाथ था, लेकिन वो लोग उसे उठा भी नहीं सकते थे क्योंकि उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं था। पुलिस को अभी तक इस बात पर सिर्फ शक था, जिसके चलते वो उसे उठा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने उस समय के काफ़ी ज़्यादा मशहूर FBI ऑफिसर जॉन डगलस से संपर्क किया। जी हाँ, वो उस समय के काफ़ी ज़्यादा मशहूर लोगों में से एक हुआ करते थे जिन्होंने ऐसे ऐसे केसों को सोल्व किया है जिसके बारे में मतलब पुलिस सोच भी नहीं सकती। और इस बारे में जब जॉन डगलस को पता चलता है तो वो भी कहता है कि हाँ, मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों की मदद करने में। लेकिन हफ्ते 10 दिन में जब FBI ऑफिसर अपनी पूरी इंक्वायरी करके पुलिस वालों के सामने आता है तो वो कहता है कि आपका किलर रॉबर्ट ही है। और जब इस बारे में जज को पता चलता है तो वो कहता है कि हाँ, अगर वो है तो कोई बात नहीं, ये लीजिए उसका अरेस्ट वारंट। क्योंकि उस टाइम FBI ऑफिसर का नाम ही इतना चलता था कि शायद उसने कोई केस सोल्व किया है तो वो 100% श्योर पूरा ही किया होगा।
वो सभी लोग पूरा मतलब उसके खिलाफ वारंट लेकर उसके घर पर पहुंचते हैं, लेकिन उस टाइम रॉबर्ट वहां पर नहीं था। लेकिन पुलिस के पास वारंट जरूर था, जिसके चलते वो पूरे घर में तलाशी लेना शुरू कर देती है। और मतलब उस टाइम वो पूरी तरह से खुलकर तलाशी ले पा रहे थे और उसी दौरान उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिली जो कि सच में ही इस बात को साबित करती हैं कि इन सब के पीछे हो न हो रॉबर्ट ही है। जैसे कि एक वही गन जिससे वो इतने सारे लोगों को मार चुका था और उस गन की गोलियां। वैसे ये सब आम बात थी वहाँ के लिए, लेकिन वहाँ पर मौजूद मतलब एक बैग जिसमें काफ़ी सारे महिलाओं के गहने वगैरह या फिर काफ़ी सारी कीमती चीज़ें मौजूद थी, उनका रॉबर्ट क्या कर रहा था, वो भी इतनी सारी लड़कियों का। क्योंकि शक्ल से इतना बड़ा आशिक तो लग नहीं रहा था कि लड़कियां अपनी चूड़ियां उसे देंगी। ये सब चल ही रहा था कि अचानक वहां पर रॉबर्ट आ जाता है और वो आकर मतलब उस टाइम भी नहीं घबराता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो आकर कहता है कि हाँ जी सर, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस तरह आए हैं और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। खास बात ये थी कि उस टाइम भी नहीं घबराया। लेकिन कुछ ही देर बाद वो पुलिस को वो तहखाना भी मिल जाता है जहाँ पर वो सिंडी ने बताया था कि एक चैन लटकी हुई थी। और वहाँ के माहौल को और वहाँ पर मिली चीज़ों को देखकर वो पूरी तरह से समझ चुके थे कि किलर रॉबर्ट ही है। और इस बात को पूरी तरह से पक्का उसके पड़ोसी भी कर देते हैं, क्योंकि इस बात की जब छानबीन हो रही थी तो एक पड़ोस में से आंटी बाहर निकल कर आती हैं और वो बाहर खड़ी पुलिस से पूछती हैं कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि इस तरह लीड मिली है कि रॉबर्ट ने इस तरह लोगों का खून किया है। और वो महिला भी बताती है कि मैं आप लोगों को बताना ज़रूर चाहती थी, लेकिन कभी मतलब ऐसे टाइम ही नहीं आया कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि दरअसल जब इसने पिछली बार मेरे पति से ये कहलवाया था कि वो लास्ट नाइट उसके साथ ही था और वो मिलकर पैग शैग मार रहे थे, तो वो यहाँ पर नहीं थे क्योंकि खुद मेरे पति शहर से बाहर थे। और इतना होते ही तो पूरी सारी चीज़ें पक्की हो जाती हैं कि रॉबर्ट झूठ बोल रहा था। और पुलिस वालों ने उसकी गुद्दी पकड़कर पूछने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। और उसके बाद रॉबर्ट समझ चुका था कि उसका खेल बिखरता जा रहा है। तभी दूसरी तरफ से पुलिस वालों को एक मैप भी मिलता है जो कि उसी जंगल का था जहाँ पर वो 2 पुलिस ऑफिसर्स घूमने के लिए गए थे। और वहाँ नदी किनारे उन्हें एक वो लड़की का जूता मिला था और बाद में पूरी लड़की। लेकिन खास बात ये थी कि उस मैप के ऊपर 37 मार्क लगे हुए थे। लेकिन पुलिस अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये 37 मार्क किस चीज़ के हैं। रॉबर्ट पूरी तरह से समझ चुका था कि अब उसका खेल ज़्यादा चलने वाला नहीं है, जिसके चलते वो कहता है कि हाँ, मैं इन सब चीज़ों के बारे में जो कुछ भी यहाँ पर मौजूद है या फिर जो कुछ भी मैंने रायता फैलाया है, इस सब के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन मैं ये बात आप लोगों से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं इन 4 मर्डर से ज़्यादा अपने सिर कुछ नहीं लेने वाला। तो वो पुलिस वाले भी कहते हैं कि भाई साहब, आप एक बार बता तो दीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आपके ऊपर केस सिर्फ इन 4 मर्डर्स का ही लगेगा, लेकिन बाकी के बारे में भी बता दीजिए। कम से कम जो बंद फाइलें हैं और बंद केस हैं, जो लापता लोग हो चुके हैं, जिन्हें लोग सोच रहे हैं कि वो मर चुके हैं, उनके बारे में थोड़ी मतलब बात साफ हो जाए कि वो मर चुके हैं या फिर अभी जिंदा है। जिसके बाद रॉबर्ट बताता है कि मैंने कुल लगभग आज तक इतने ही लोगों को मारा होगा जितने कि इसके ऊपर निशान लगा रखे हैं। मेरी खास बात ये थी कि मैं जहाँ पर भी मारता था मतलब उसी मैप के उस हिस्से पर गोल सर्कल कर देता था। लेकिन जब इसने अपने मारने का तरीका बताया तो वो सच में ही दोस्तों दिल दहला देने वाला था। और उसे जानकर पुलिस वालों ने भी यही सोचा कि आखिरकार एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, ये इंसान तो हो ही नहीं सकता। वो उन्हें बताता है कि वो एंकरेज की सड़कों पर रात को अकेले निकलता है और ऐसे तलाश करता है एक ऐसी लड़की की जो कि मतलब अकेली हो और थोड़ी कमज़ोर सी टाइप की हो। और ऐसे में या तो रात को सर्विस देने वाली लड़कियां या फिर बार डांसर ही वहाँ पर मौजूद होती थी। और वो उन्हें बिल्कुल मतलब उनके पास जाकर गाड़ी रोक देता और जैसे ही वो लड़की उनके पास आती तो वो उन्हें कहता कि वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, तो क्या वो एक मॉडल के तौर पर उनकी फ़ोटो क्लिक कर सकता है, जहां वो उन्हें फ़ोटो क्लिक करने के बदले $300 से $400 भी देगा।
वो लड़कियां पहले ही अपने काम से परेशान हो चुकी होती हैं और ऐसे में वो सोचती हैं कि उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये है जिसमें पैसे भी काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो बिना झिझके उसके लिए हाँ भर देती हैं। और ऐसे में वो उन्हें उसी रात नहीं उठा लेता। वो उन्हें बताता है कि मैं आपको इस रेस्टोरेंट में मिलने आऊँगा और उस टाइम फिर हम लोग साथ चलेंगे। और वो लड़की हाँ भी भर देती। लेकिन अगले दिन वो उस रेस्टोरेंट में उससे पहले ही पहुँच जाता ताकि वो पहले ही उसको लड़की को आते हुए देख ले कि वो अकेली है या फिर किसी के साथ। अगर वो अकेली है तो उसकी बात बन गई, अगर नहीं या फिर किसी के और के साथ है तो वो उनके पास ही नहीं जाता था। और ऐसे में जब कोई लड़की अकेली होती तो वो उसने बताया कि वो उसके पास जाता और उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता और ऐसा मतलब उसके दूसरी तरफ सीट बेल्ट पर हाथ लगाकर उसको खींचने की दिखावा करता जैसे कि वो उसकी सीट बेल्ट लगा रहा हो, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी के दरवाजे में ऑलरेडी एक हथकड़ी लगाई होती है और वो उस हथकड़ी को पकड़ के उसके हाथ में फंसा देता। लेकिन वो लड़की जब तक इस बात को समझ पाती तो उसका दूसरा हाथ एक गन लेकर उसके सिर पर मौजूद हुआ करता था कि अगर तुमने ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश की तो तुम अभी मारी जाओगी। जिसके चलते वो लड़की चुपचाप जाती और वो उसे लेकर अपने घर पर आता और वहाँ पर उसको मतलब अपने घर में मौजूद एक बेसमेंट में ले जाकर चैन से बांध देता, जैसे कि वहाँ पर एक चैन मौजूद थी। उस चैन से बांधने के बाद वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारता पीटता, उसका रेप करता और जब वो थक जाता तो ऊपर जाकर अपने कमरे में सो जाता। लेकिन उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो लड़की अभी भी वहीं पर बंधी हुई है या फिर उसे प्यास लगी है, भूख लगी है या फिर वो कैसी हालत में है। वो कुछ ही देर बाद नीचे आता, जब थक जाता तो मतलब हाथ मुंह धोकर वापस से उस लड़की को हथकड़ियाँ पहनाकर अपनी गन और अपने ज़्यादा जितने भी उसके इक्विपमेंट थे मतलब धारदार चीजें, उन सब का बैग अपनी गाड़ी में रख के लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने उस एयरपोर्ट पर मतलब उसका जो छोटा जेट था उसके पास लेकर जाता और उसके बाद दोनों चीज़ों को मतलब अपनी जो गन थी, कुल्हाड़ी थी, उन सब को उसमें जेट में रखकर उस लड़की को भी बैठाकर वहाँ से उड़ जाता और उस जगह पर जाकर लैंड करता जहाँ पर वो दोनों पुलिस वाले घूमने के लिए गए थे। ये एरिया लगभग उस शहर से पूरी तरह से कटा हुआ था वो, या फिर हम कहें किसी टापू जैसा था जिसके ऊपर मतलब काफ़ी सारे पेड़ थे, मतलब जंगल टाइप का। तो वो वहाँ पर पहुंचकर उस लड़की के पूरे कपड़े उतार देता और उसकी आंखों पर गर्म पट्टी बांध देता और उसके बाद उसके मतलब दोनों हाथों को पीछे वो हथकड़ी लगाकर बांध देता और अपना पूरा खाना पीना भी साथ में लेकर चलता था। और फिर वो मतलब अपनी गन है या फिर अपनी कुल्हाड़ी, चाकू, सब चीज़ों को अपने साथ लेकर चलता और पूरे जंगल में बड़े ही मज़े से घूमता। लेकिन मज़े से घूमने से पहले वो उस लड़की को बिना कपड़ों के आंखों पर पट्टी बांधकर और पीछे हथकड़ी लगाकर पूरा खुला छोड़ देता और कहता कि अब जाओ अपनी जान बचा लो। जिसके बाद वो लड़की लगभग अगले 2 से 3 दिन तक इस तरह ही बिना कपड़ों के पूरे जंगल में घूमती रहती और जब जब वो उस आदमी के या फिर उस रॉबर्ट लड़के के सामने आती तो वो लड़का उसे सजा के तौर पर अपने एक चाकू से उसके शरीर पर एक कट लगा देता, जिसके चलते वो और ज़्यादा दर्द में कहराती और वहाँ से भागने लगती। वो अगली 2-4 घंटों के लिए फिर से गायब हो जाती और वो मतलब पूरा दिन भूखी प्यासी इधर उधर दौड़ती रहती। रॉबर्ट को इस बात से कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो अपने पहले ही खाना पीना सारा कुछ साथ लेकर चल रहा था और लड़की को इसी तरह 2 से 3 दिनों तक खुला जंगल में घुमाता रहता। और जब उसे लगता कि अब ये और नहीं भाग सकती या फिर अब उसका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम पास कर चुका है, वो आखिर में उसे गोली मार देता और गोली मारकर उसे वापस वही कपड़े पहनाकर वहीं पर उसकी कब्र खोद देता। पुलिस ने उस जंगल में जाकर काफ़ी सारी कब्रों की छानबीन शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें वहाँ पर इतनी मतलब जिस मैप पर उसने निशान लगा रखा था वहाँ पर काफ़ी सारी कब्रों को ढूंढा, लेकिन कई ऐसी भी थी जो लापता हो चुकी थी। या फिर हम कहें कि वो समंदर किनारे थी तो हो सकता है उसके अंदर समंदर का पानी आ घुसा हो या फिर समंदर उसे अपने साथ बहा ले गया हो या फिर वहाँ पर कोई जंगली जानवर आकर उन्हें खा गया हो।
लेकिन ये बात बिल्कुल साफ थी कि उसने जितने निशान लगा रखे थे उनसे बाहर कोई भी ऐसी कोई बॉडी नहीं थी जो उसके द्वारा मारकर गाड़ी गई हो। आखिर में रिजल्ट सामने ये आया कि ऐसे व्यक्ति को खुला तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता, जिसके चलते पुलिस उसे आजीवन कारावास की सज़ा देती है और उसे अपनी पूरी ज़िंदगी उस जेल में ही काटनी थी। लेकिन ये व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक जेल में भी नहीं रह पाया, जिसके चलते 2014 में उसकी जेल में ही मृत्यु हो गई। वैसे सोचकर देखिए कि ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर एग्जिस्ट करता था, जिसे हम लोग इंसान तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि उसके कारनामे ही कुछ इस तरह के थे। वैसे आप लोग इस व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए ऑफ बीट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।